है कि शहर बीजेपी मंडल में अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। 9 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। गंगा शहर मंडल अध्यक्ष की रुकी घोषणा चुनाव अधिकारी दशरथ शेखावत ने लिस्ट जारी की है। वो लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है, बीजेपी से जुड़ी हुई शहर बीजेपी मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। ये देखिए पूरी सूची आपको दिखा रहे हैं। 9 मंडल अध्यक्ष हैं जिनकी घोषणा की गई है। गंगा शहर मंडल अध्यक्ष की हालांकि घोषणा को रोका गया है। चुनाव अधिकारी दशरथ शेखावत ने लिस्ट जारी करते हुए बड़ी जानकारी दी है। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग बीकानेर से है। बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहर बीजेपी मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। सूची में आपको 9 मंडल अध्यक्ष दिख रहे होंगे। इनकी घोषणा, इनके नाम है। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, कौन कौन से वो बड़े नाम इसमें नजर आ रहे हैं जिनकी उम्मीद थी कि वो अध्यक्ष बनेंगे और उनकी घोषणा हुई है? 9 मंडल अध्यक्षों की घोषणा। विक्रम जी, निश्चित रूप से जो है काफी इंतजार इसका किया जा रहा था कि मंडल अध्यक्षों की घोषणा कब होती है। और इस बार जो बीजेपी ने अपना फॉर्मूला चेंज किया, उसमें कई जो मंडल अध्यक्ष बनने के दावेदार थे वो अब इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये भी देखने में आ रही है कि जो गंगा शहर मंडल है उसकी जो नाम जो रोका गया है वो उसमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों के बीच में जो है कड़ी टक्कर थी और इसी के चलते इस नाम को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ गंगा शहर मंडल में प्रेम गहलोत जो युवा हैं अभी उन्हें बनाया गया है और ज्यादातर इस लिस्ट में नए चेहरों को और युवा लोगों को मौका दिया गया है। पुराना शहर मंडल से आशा आचार्य को मौका मिला है। नया शहर मंडल में विशाल गोलचा को बनाया गया है। जसवर गेट चौहान को बनाया गया है। इस तरीके से ये पूरे जो 9 मंडल हैं उनके ये नाम जो हम लिस्ट में यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन एक जो मंडल है वो रोका गया है। तो उसे लेकर जो है अब चर्चाएं चल रही है कि क्या इसके कारण रहे हैं। लेकिन जो सीधे तौर पर जो सूत्र जो बता रहे हैं उसमें ये है कि जो एक प्रबल दावेदार हैं उनके स्थान पर एक नए युवा को मौका देने की बात थी और इसी को लेकर ये जो नाम है वो रोका गया है। फिलहाल जो 9 लोगों की लिस्ट है जो चुनाव अधिकारी हैं दशरथ सिंह शेखावत, उन्होंने ये जारी की है। जी, तो कुल मिलाकर गंगा शहर मंडल के अध्यक्ष की घोषणा को रोका गया है। आगे घोषणा होगी, वैसे आपको जानकारी भी देंगे। शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात महाकुंभ की करते हैं। जैसे जैसे महाकुंभ की घड़ी नजदीक आ रही है, कुंभ पर सियासत भी गर्माती जा रही है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने जो बयान दिया उससे इस वक्त घमासान मचा हुआ है। बरेलवी ने दावा किया है कि महाकुंभ का मेला वक्फ की 55 बीघे जमीन पर लग रही है, जिसके बाद बरेलवी के बयान की साधु संतों ने और सियासतदान ने जमकर आलोचना की। विरोध दर्ज कराया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। जिस महाकुंभ की तैयारी योगी सरकार विश्व स्तर पर कर रही है, जहां सनातन का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है, संगम किनारे जिस 4100 हेक्टेयर की जमीन पर मेला लगभग सज चुका है, उस जमीन पर वक्फ के दावे से घमासान मच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने दावा किया है कि करीब 55 बीघा वक्फ की जमीन पर कुंभ मेला बसाया जा रहा है। खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खलंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की,
कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना का कहना है कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की है, लेकिन दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे साधु संतों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहना चाहूंगा उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको किसी अच्छी जगह पे इलाज करना चाहिए और मैं ये कहूंगा हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हैं, उनसे अपना इलाज कराइए। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये जो भूमि तो गंगा मैया की भूमि है, मैं समझता हूँ उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति की है और ये राजनीति का समय नहीं है। कि अब समय आ गया है कि वक्फ बोर्ड जो लैंड जिहाद है, आतंक जिहाद है, उसे समाप्त किया जाए और ऐसे बड़बोलों को पूरी तरीके से भारत में प्रतिबंधित किया जाए जो जबरन दूसरों की जमीनों को अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे जिहादी जो अनर्गल प्रलाप जो हमारे समाज में जो है दूषित वातावरण को फैलाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। इनके बोलने पर बैन लगाना चाहिए। कभी कहेंगे पूरे भारत वक्फ की बोर्ड की जमीन है, तो ऐसा ना हो कि कभी जो है कहेंगे कि सांसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन है। इनकी बुद्धि को सही करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। दरअसल बरेलवी का ये बयान उस समय आया है जब महाकुंभ लगभग स्वरूप ले चुका है। साधु संत बरेलवी के बयान का विरोध तो कर ही रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता भी निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मौलाना से बयानबाजी करवा रही है। से बहुत से लोग जो जानबूझ के बोलते हैं और ऐसे मौके बोलते, मैं तो सदियों से सुन रहा हूँ, हजारों साल का इतिहास है कुंभ। आज तक तो कभी कोई बात नहीं कि मौलाना साहब को कहां से सपना आ गया और वो समय बोल रहे हैं जब कुंभ अपने पूरे स्वरूप में, तो मुझे तो ये लगता है जैसे भाजपा इनसे बुलवा रही है। और ये प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ और वो स्थान ऐतिहासिक महत्व का है, भारत की संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है और उस जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा हास्यास्पद है, ऊटपटांग है। और साथ ही साथ जो लोग वक्फ में हैं, जो लोग इस तरह के दावे करते हैं, उनके बुद्धि विवेक पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। सरकार ने दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। 140 साल बाद महाकुंभ का अद्भुत संयोग होने वाला है और इसी संयोग के बीच बरेलवी का वक्फ वाला प्रयोग सियासत का मुद्दा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकुंभ और वक्फ के दावे पर जहां घमासान मचा हुआ है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान ने तूल पकड़ लिया है। एक ओर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह तो दूसरी ओर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह, दोनों का कहना है कि कुंभ स्नान क्यों करें, मरना है क्या। साथ ही व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी महाकुंभ के लिए पूरी तरह तैयार है। मेला क्षेत्र लगभग बस चुका है, लेकिन कुंभ पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक सपा सांसद ठंड में महाकुंभ में कौन नहाने जाएगा कहकर कुंभ जाने से इनकार कर रहे हैं, तो उनके विधायक कहते हैं कि कुंभ नहाकर मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब। इतना जड़वत बा कि हम का करे जाई वहाँ मार दी ठंडी तो किए दवाई करी। पानी का आस्था ज्यादा है, मैंने जान बचल रही तब ने नहाई। कोई आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। हालांकि विधायक सांसद ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी इस पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जिसकी जैसी भावना हो। लेकिन इस बार 50 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। हो सकता है कि उनकी श्रद्धा भाव न हो और न जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 50 से 60 करोड़ श्रद्धालु
जितनी विभिन्न देशों की, ज्यादातर देशों की विश्व में आबादी नहीं है, इससे कम आबादी के देश हैं, उतने श्रद्धालु आकर के इस महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा करके ईश्वरी कृपा प्राप्त करने का इसी सनातन संस्कृति के अंतर्गत काम करेंगे। सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन जिस व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं वो कितनी मजबूत और सुरक्षित है, खुद प्रदेश के डीजीपी से सुनिए। पूरी सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है, और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे, और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी, अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है। इन तमाम सियासी हलचल के बीच महाकुंभ का रंग अब संगम किनारे दिखने लगा है, साथ ही कई ऐसे पोस्टर भी जो विवाद को जन्म दे रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद का कुंभ क्षेत्र में लगा पोस्टर भी चर्चा में रहा, हालांकि उसे प्रशासन ने हटवा दिया, लेकिन अतीक के इस पोस्टर में लिखा था अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। कुल मिलाकर महाकुंभ पर लगातार सियासत और बयानबाजी चल रही है, और इसी बीच महाकुंभ की घड़ी जैसे जैसे नजदीक हो रही है, मेला भव्य स्वरूप लेता जा रहा है। मेला भव्य स्वरूप लेता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात दिल्ली के दंगल की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और उसे दिल्ली के लिए आपदा बताया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दिल्ली का विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही करा सकती है। जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी के हुंकार। आपदा वालों ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं। पीएम मोदी का आप पर आपदा वाला भार। जिस आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, वो दिल्ली के लोगों का विकास नहीं कर सकती। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। पीएम मोदी ने 2 दिन में 2 बड़ी जनसभा की और आम आदमी पार्टी पर करारा वार किया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा बता दिया। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने आपदा वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कई बार आपदा शब्द का इस्तेमाल किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विकास का रोड़ा बताया। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। पीएम मोदी ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला किया, बल्कि दिल्ली के लिए बीजेपी का सीएम जरूरी बताया।
दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी कि माताओं बहनों को घर चलाना आसान हो। दिल्ली में बेटियों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी ये सहज हो, सुरक्षित हो। दिल्ली वालों की कमाई बढ़े, जेब में बचत अधिक हो, दिल्ली के लोगों का जीवन आसान हो। इसके लिए दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री जरूरी है। ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा की संज्ञा दी। 2 दिन पहले दिल्ली के अशोक विहार में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया था। दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। हालांकि पीएम मोदी के आम आदमी पार्टी पर किए वार पर आपने पलटवार किया। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी लकीरें खिंच गई हैं। प्रचार धुआंधार हो रहा है, दावे दमदार हो रहे हैं, पोस्टर बनाम पोस्टर जारी हो रहे हैं और एक दूसरे पर हमले भी धमाकेदार हो रहे हैं। भारतीय टीम 5वें और अंतिम टेस्ट में 6 विकेट से हार के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बाहर हो चुकी है फाइनल से, और इसी के साथ टीम में बवाल भी शुरू हो गया है। ड्रेसिंग रूम से निकार पिछड़ा कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। गंभीर इशारों में सीनियर खिलाड़ी पर सवाल उठा रहे हैं, तो खबर यह भी है कि सीनियर खिलाड़ी गंभीर के कोचिंग में खुश नहीं है। हार के बाद बवाल, इशारों में गंभीर ने उठाया किस पर सवाल। गंभीर गावस्कर आमने सामने, ड्रेसिंग रूम से पिच तक भारतीय टीम में बवाल। ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है। भारतीय टीम सीरीज बुरी तरह हार कर बैकपैक कर रही है, लेकिन इस सीरीज में हार के बाद जमकर बवाल हुआ है। कभी ड्रेसिंग रूम में सब कुछ सही नहीं होने की खबर सामने आई, तो कभी कोच गंभीर और खिलाड़ियों के बीच खटास की खबरें आई। सोशल मीडिया से लेकर कई प्लेटफॉर्म में ऐसी खबरें चल रही थी। अब आखिरी टेस्ट मैच के बाद कोच गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इशारों में कई खिलाड़ियों पर सवाल उठाए हैं। गंभीर ने साफ कहा है कि कोई भी खिलाड़ी हो, सभी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। I would always like everyone to play domestic cricket. That is how much importance domestic cricket needs to be given. Not only one game, if they're available and they have the commitment to play red ball cricket, everyone should play domestic cricket. As simple as it can get. If you don't give importance to domestic cricket, you will never get those results. हर किसी को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। अगर आप रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपको घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। कोच गंभीर की बातें उन खिलाड़ियों के लिए इशारा है जो पिछले कई सालों से घरेलू क्रिकेट नहीं खेले हैं। बताते चले कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि सभी प्लेयर घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि सीनियर प्लेयर जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा 9 साल से घरेलू क्रिकेट नहीं खेले हैं। उधर मेलबर्न टेस्ट की हार के बाद गंभीर की नाराजगी सामने दिखने लगी है। ड्रेसिंग रूम में भी सब कुछ ठीक नहीं चलने की बातें सामने आ चुकी हैं। पर हमारे ड्रेसिंग रूम में बहुत ऑनेस्ट खिलाड़ी हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं जो जानते हैं कि उनमें कितना हंगर है, वो क्या उनके कंट्रीब्यूशन से इंडियन टीम आगे जा सकती है। बट हाँ, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आई हैव टू बी फेयर टू एवरीवन इन दैट रूम, नॉट ओनली 1 or 2 इंडिविजुअल्स। अगर मैं सिर्फ 2 या 3 इंडिविजुअल्स के साथ फेयर हूं और बाकियों के साथ नहीं, तो देना आई एम बीइंग डिसऑनेस्ट। मतलब गंभीर ने इशारों में कुछ खिलाड़ियों को चेतावनी दे दी है। वहीं सिडनी टेस्ट के बाद गंभीर ने यह भी कहा है कि खिलाड़ियों को परिस्थिति के मुताबिक खेलना होगा, न कि अपनी स्वाभाविक शैली के अनुसार।
टीम को पिछले 6 महीनों तक अपने तरीके से खेलने की छूट दी गई थी, लेकिन अब ऐसी छूट नहीं दी जाएगी। जो खिलाड़ी टीम की रणनीति के अनुसार नहीं खेलेगा उसे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ सिडनी टेस्ट में हार के बाद गौतम गंभीर और गावस्कर भी आमने सामने हैं। गंभीर ने भारत की 5वें टेस्ट में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ये बेहतरीन विकेट थे, यह टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, गेंदबाजों के लिए पर्याप्त था और बल्लेबाजों के लिए भी पर्याप्त था, लेकिन यही वह चीज है जो टेस्ट क्रिकेट को जीवित रखेगी। यह सिडनी का सामान्य विकेट नहीं था, जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं या जिसे हमने पहले भी देखा है, लेकिन फिर टेस्ट क्रिकेट को ऐसे ही खेला जाना चाहिए, परिणाम देने वाला विकेट। इससे पहले गावस्कर ने शनिवार को अंतिम सत्र के दौरान एससीजी के विकेट की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जब मैंने पिच देखी तो मैंने कहा कि गायें इस पर चल सकती हैं। यह आदर्श टेस्ट मैच पिच नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैच चौथे या 5वें दिन तक चले, जब तक बारिश नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि हम चौथे दिन तक यहाँ होंगे। गावस्कर ने कहा कि अगर भारत में भी ऐसा ही विकेट उपलब्ध कराया जाता तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर उसकी आलोचना करते। बताते चले कि सिडनी टेस्ट मैच को 6 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर ली है और भारतीय खेमे में इसी सीरीज के दौरान मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या गंभीर सीनियर खिलाड़ियों से खुश नहीं है या फिर सीनियर खिलाड़ी गंभीर से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी से उत्तर भारत में मौसम बदल गया है। मैदानी इलाके ठंड की आगोश में हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर की वादियां पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। सैलानी भी बड़ी संख्या में घाटी पहुंचे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन और बर्फबारी रह सकती है। दिसंबर जाने के बाद जनवरी में भी पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है, जिससे वादियां पूरी तरह सफेद हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानी से दो चार भी होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे कई फीट बर्फ की परत दिखाई दे रही है। जहां बर्फबारी ने घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं, तो वहीं बर्फबारी मुश्किल भी खड़ी कर रही है। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। रुई की फाहे जैसी बर्फ के साथ सैलानियों की मस्ती जारी है। कश्मीर की वादी में सैलानी खूब मजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजुअल्स के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि कितने खूबसूरत है गुलमर्ग, और जो रास्ता टंगमर्ग से लेके गुलमर्ग तक का है वो कितना खूबसूरत दिखता है। ये है गुलमर्ग रोड, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बर्फ है। इस वक्त भी टंगमर्ग से गुलमर्ग का जो रोड है ये बहुत ही हसीन नज़ारा पेश करता है। इर्द गिर्द लश ग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, ये देवदार और पाइन के पेड़ हैं, और जब इन पे बर्फ गिरती है तो एक अलग ही नज़ारा पेश करता है ये एरिया। जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। पुंछ में भीषण बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हैं और कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की भी खबर है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घर, पेड़, रास्ते बर्फ की आगोश में हैं। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी से यहाँ की सूरत ही बदल गई है।